राणा साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि जब हम उस जंग का हिस्सा बने तो हमें जिल्लत महसूस हुई। तो अब जो फैसला किया गया उस फैसले के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। उसके नताइज कुछ आना शुरू हो चुके हैं फैटफ की सूरत में कि अभी तक ग्रे लिस्ट में आप बरकरार हैं। फिर किसी एक को चुनने का इख्तियार जो कहा जा रहा है कि किसी एक को चुन लें, उस पर भी आप डट के खड़े हो गए। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए तो मजबूत स्टैंस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, आज जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ख़िताब किया, उसके बाद से लेकर अब तक जितने टॉक शो हैं, मैं सब में सुन रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर पे ही टॉक शो हो रहे हैं और किसी बात पे है ही नहीं। होना भी ऐसे ही चाहिए था कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने वो जो कहते हैं ना एक बॉल से कई विकटें गिराना, आज उन्होंने वैसे ही गिराए। या सर नताइज क्या निकलते हैं क्या नहीं निकलते, इसको भी उन्होंने देखा है और पाकिस्तान के अदारे इसको देख रहे हैं और उन नताइज से किस तरह निपटना है, किस तरह भुगतना है, किस तरह क्या करना है, इस पर भी इनकी तैयारी है। ये एक बात ज़हन में रखिएगा। देखिए, मैं आज इस थोड़ा सा उन टॉक शो से हट के बात करूँगा और मैं आपको आज वो चीज़ें बताऊँगा कि ये तकरीर कोई ऐसी तकरीर नहीं थी जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब अचानक आते हैं, तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। इस तकरीर पे जहां आपने अमेरिका को चैलेंज दिया, जहां आपने पूरी दुनिया में बताया कि हम एक कौम हैं, जहां आपने ये पैगाम दिया कि हम किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें नुकसान भी हम उठाएं और उसके बाद दोगलापन भी हमारे साथ किया जाए, तो वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने सियासी हरीफों को भी मात दे दिया। यार ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा। देखें, एक शनवाई थी, एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जुलाई में बड़ा कुछ होने वाला है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ मुतहर्रक हो चुकी है, बहुत सी क़ुव्वतें मुतहर्रक हो चुकी हैं, वज़ीर-ए-आज़म जो है इमरान खान उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग होगी, बड़ा कुछ होगा, और ये हो भी रहा था। अब इस पाकिस्तान के अंदर यासर ज़हन में रखिएगा, दो वोट हैं। एंटी इंडिया आपको वो वोट भी दे देगा जो आपको पसंद नहीं करता, एंटी अमेरिका आपको बेइंतहा पे ज़रा ही मिलेगी। ये इस मुल्क के अंदर है। बेशक अमेरिका जाने वाले भी बहुत से हैं, लेकिन एंटी अमेरिका और एंटी इंडिया बड़ा वोट मिलता है। आज की अगर आप तकरीर में देखें तो भारत के हवाले से बड़ा ठोक के उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की पुरानी सूरत हाल बहाल नहीं होती, हम भारत से बात नहीं करेंगे। ये अवाम की नफ्स पे हाथ रखा और अमेरिका के मतलब खुल के कहा। इस पाकिस्तान में कहते हैं कि जो अमेरिका गुआ के दिखाएगा, कौम कहते हैं हम उसके साथ खड़े हैं, हम रात को भूखा सो लेंगे, हम बदतरीन हालात देख लेंगे, लेकिन हम एक कौम है, हम जिंदा कौम रहना चाहते हैं। तो यासर, आज इस तकरीर के बाद मैं आपको ये मुसद्दका बता रहा हूँ, मेरी 3 अपोजिशन के अपने दोस्तों से बात हुई, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा आज वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ठीक विकेट उड़ा गए हैं। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा बात यह है कि अगर अब कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई बेशक पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हों, कोई चीज़ भी हो, अगर अब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम होता है और वज़ीर-ए-आज़म किसी तरीके से फारिग होता है, तो वो अवाम में जाके कहेगा कि मेरा कसूर ये है कि मैंने अमेरिका की मुखालफत की, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ, मैंने इंडिया की मुखालफत की, डट के मुखालफत की। और उन्होंने कहा जी वो वोट बैंक जो हम समझते थे इसका नहीं है, ये गुफ्तगू आज की तकरीर वो अपना एक बड़ा वोट बैंक बना गया। आज वो उन लोगों की हमदर्दियां ले गया है जो शायद महंगाई से तंग थे, लेकिन इस तकरीर के बाद उसने कहा ये वो तकरीर है कि आज हुकूमत को हम गिरा दें। ये मुझे जेन्युइन अपोजिशन के लोगों ने कहा कि आज अगर हम हुकूमत को गिरा दें तो कल यही तकरीर हर जगह सुना के वो तो हमसे फिर दोबारा आगे निकल जाएगा, वो तो वोट ले लेगा, वो तो अवामी ताकत में आ जाएगा। उसने कहा जी हमारे तो आसों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। या सर, जहाँ मैंने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक बॉल से कई विकटें उड़ाई हैं, 2 नहीं कई विकटें उड़ाई हैं, और विकटें उड़ा दी हैं उन्होंने। एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की विकेट उड़ा दी। अब क्या करेगी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट? क्या कर लेगी? जो वो करना चाहती है, जिनके ज़रिए करना चाहती है, जिन सियासी जमातों को इस्तेमाल करना चाहती है, जिन दियारे गैर में बैठे लोगों को इस्तेमाल करना चाहती है, शायद आज की तकरीर से पहले इस्तेमाल हो सकते थे, अब वो इस्तेमाल होना भी चाहेंगे तो वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। और अगर वो इस्तेमाल हो भी गए और इमरान खान को नुकसान हो भी गया तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो सियासी शहीद बन जाएगा, जो ना पीपल्स पार्टी को गवारा है ना मुस्लिम लीग नून को गवारा है। वो दोनों बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातों को किसी सूरत ये गवारा नहीं है कि इमरान खान जो है एक बड़ा सियासी शहीद बन जाए और आने वाले इलेक्शन में फिर हमें ले दे जाए।
तो यासर आज तकरीर का तुम आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे सारे दूसरी बातें कर रहे हैं, मैं तो वो अंदर की आपको बात बता रहा हूँ कि ये होने जा रहा है। अब अपोजिशन ने इसी जुलाई के महीने में 2 तरीके से एक कैंपेन चलनी थी। एक तो ये बड़ा पुरअमन इजलास जो पार्लियामेंट का था, आगे पार्लियामेंट का इजलास पुरअमन नहीं होना था जब भी उन्हें, उसके बाद आगे जोड़ तोड़ की सियासत तेज़ होनी है। लेकिन अब इन हालात के बाद, इस गुफ्तगू के बाद, और ये जो एक इजलास होने जा रहा है जिसमें तमाम लोगों को दावत दी गई है अफ़गानिस्तान के हवाले से, इन चीज़ों के बाद अब हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो गई है अपोजिशन जमातें। अब मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, हैं 15 दिन बड़े सख्त इमरान खान के लिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त 15 दिन हैं, लेकिन ये आज की तकरीर के बाद बड़े सख्त दिन शुरू हो गए हैं अपोजिशन के लिए भी, कि अपोजिशन अब महंगाई पर अगर बाहर निकलती है तो उस पर अगर वो ये कहें कि उन्हें कोई इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर वो किसी और इशू पर जिस पर उन्हें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल सकती है निकलते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम उनका साथ नहीं देगी। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बड़ा सख्त जवाब आया। आज राना साहब बज़ाहिर ये भी लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा इसके निकात बनाए हैं तकरीर के और डिस्कस किए अपने करीबी हलकों या कैबिनेट से, क्योंकि जब वो तकरीर कर रहे थे तो बीच में पीछे से लुकमे भी दिए जाते रहे कि इस इशू पे बात रहती है, इस इशू पे रहती है, यानी पहले से वो उसके निकात डिसाइडेड थे, उसके बाद वो तकरीर कर। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आज की तकरीर बड़ी जामिया तकरीर थी, और आज की तकरीर में उन्होंने जहाँ पे स्टार्ट लिया उसके बाद जैसे ही वो अमेरिका पे आए, जैसे ही इंडिया पे आए, तो आप देखें कि मैंने तो देखा है कि लोगों ने दफातर के अंदर डेस्क बजाए, लोगों ने दफातर में नारे लगाए। मैं तो होके बहुत से लोगों से मिल गया। आप दफातर की बात कर रहे हैं, आज जो असेंबली में नारे लगे, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि ये एक चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बोल्ड किया, जहाँ पर उन कुव्वतों को बोल्ड किया जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन को भी बोल्ड कर दिया। सुनने में है, मुस्तनद इत्तला नहीं है, सुनने में है कि अली वजीर साहब भी आज वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर डेस्क बजाते रहे। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। मुझे आप एक बात बताएं, सिर्फ एक सिंपल सी, अब मौलाना फजलुर रहमान किस तरीके से इनकी मुखालफत करेंगे? चले, वो 2 दिन पहले अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी बात कर रहे थे, बाकी जगहों पे बड़ी बात कर रहे थे, अब क्या करेंगे? अब वो कबायली इलाके जहां पर ये बात होती थी कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, अब वो किस तरीके से उसकी तो डिस्कस ही कर गए ना वो, कि यानी आपने अमेरिका को मौका दिया, अमेरिका ने आके ड्रोन हमले किए, जिनके वालिदैन मर गए या जिनके बच्चे मर गए, उन्होंने मुखालिफ हमले किए फौज पे, तो मरे कौन? पाकिस्तानी। अमेरिका मारे या पाकिस्तानी लोग मारे? तो उनका ये कहना था कि अब हमें अमेरिका की जंग में खुद को नहीं धकेलना चाहिए, अब हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए और पिछली जो गलतियां की हैं उसको सबूताज करना चाहिए। इसी तरह देखें, मैं वो कह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज की तकरीर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के नोटिस के बगैर नहीं हो सकती, उनके साथ मशावरत के बगैर भी नहीं हो सकती। या सर, ये एक बड़ी जामिया और बड़ी अहम गुफ्तगू थी। ये इस तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह खुला चैलेंज भी कह सकते हैं, ललकारा भी गया है और एक नेशनल पॉलिसी दी गई है, ये वैसे नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद आज हर पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करते हैं, खासकर पाकिस्तान के बाहर बैठे लोग, पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग। अब वो लोग जो सियासत खेलते थे इन हलकों में, कि जिन हलकों के वाले से कहते थे जनाब ये ज़्यादती होगी, ये ज़्यादती होगी, ये ज़्यादती होगी, अब वो कहाँ स्टैंड लेंगे? अब वो किस मुँह से मुखालफत करेंगे? आज आप गौर करें ना, आज उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर उन्होंने महंगाई पे बात तो की, लेकिन क्या उस इशू पे आए? नहीं। क्या शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग पर बात की, उसके अलावा किसी आए? क्या एहसन इकबाल उस इशू पे आए? भाई बात यह है कि आप हिम्मत करना पड़ेगी, दिखाना पड़ेगी। अगर आप इनकी मुखालफत करते हैं, हाँ महंगाई है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है? जब आप बात करते हैं, हवाला देते हैं, अच्छा मुझे एक समझ नहीं आती, हमारे सियासतदान फौरी हवाला दे देते हैं फलां मुल्क का, फलां मुल्क का। भैया दादो शुमार तो निकालें कि आपके उन ममालिक में क्या है और यहाँ पे क्या है। वहाँ पे पेट्रोल किस कीमत पे मिल रहा है, यहाँ पे किस कीमत पे मिल रहा है, वहाँ पे अनाज किस कीमत पे है, यहाँ पे किस कीमत पे है, वहाँ की इकॉनमी कहाँ खड़ी है, आपकी इकॉनमी कहाँ खड़ी है। भाई आप 70 साल की करप्शन को 3 साल में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। 70 साल के गंद को आप कह रहे हैं 3 साल के अंदर बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए। 70 साल की बुराई को आप कह रहे हैं कि 3 साल में अच्छाई में बदल दें। किस तरह मुमकिन है? जब 70 साल आपको बुराई नज़र नहीं आई तो 3 साल में अच्छाई कैसे नज़र आएगी? या सर ये बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज की तकरीर, मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों बरी क्या, तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं उनकी हिकमत अमली अब तब्दील होगी।
अब मेरी इत्तला है कि वो सिर्फ बात करेंगे महंगाई पे और टैक्सेस पे। अच्छा, अब टैक्सेस पे बात आएगी, चले मैं आपको एक खबर ब्रेक कर दूं। आने वाले चंद दिनों में एक बहुत बड़ी लिस्ट आ रही है, जिस लिस्ट में आ रहा है कि कौन से नामवर अफराद हैं, नामवर मैं आपको कह रहा हूँ, सियासी जमातों के, बिजनेसमैन और दीगर, कि जिनके ये कारोबार हैं और इनमें आज तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। कौन कहाँ पे किस तरह टैक्स चोरी करता था, इसकी भी एक नई, जिसे कहते हैं ना, चलने वाली है, एक नई लीक आने वाली है और आप देखेंगे कि उसमें बड़े लोग बेनकाब होंगे। इसीलिए बहुत से लोगों को डर पड़ा। अपोजिशन इसकी मुखालिफत इसीलिए कर रही है, अपोजिशन की जानिब से एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि ये कानून आपके गले का भी फंदा बन जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि सियासी गर्मा गर्मी कितनी पैदा होती है।